अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने पहले टॉपिक पढ़ा था मसल्स का, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। तो ये उसी मसल फाइबर के अंदर ये हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा था मसल फाइबर का, जिसके अंदर क्या थे, मायोफिलामेंट्स जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स थी, यानी थिक और थिन फिलामेंट्स। जो थिन फिलामेंट्स थी वो एक्टिन फिलामेंट्स थे और मायोसिन फिलामेंट्स थिक फिलामेंट्स थे, साइज़ में थोड़े थिक होते हैं। तो अब क्या होगा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर, यानी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल किस चीज़ के लिए है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, हम वो देखेंगे कि जनरल सा एक ओवरव्यू पहले मैं देती हूँ आपको कि हमने नॉर्मल जब इसमें पढ़ा था कि क्या होता है जब ये क्लोज होते हैं, जब ये रिलैक्स पोजीशन में पड़े हुए हैं क्या चीज़, मसल्स। तो इसमें क्या होगा कि जी लाइन अपनी नॉर्मल लाइन में, एक एच जोन है और फिर दोबारा से जी लाइन है। दो जी लाइन्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर। जो इसकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो अब हमने ये नीचे वाली जो डायग्राम दिखाई है ना, ये इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट की हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई है जब मसल में, तो क्या होगा कि जी लाइंस दोनों क्लोज आ जाएंगी। ग्रीन लाइंस जो ऊपर भी दिखाई गई हैं ये जी लाइंस हैं दोनों, और जो एच जोन है यहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट्स रह जाएंगी दरमियान में, एच जोन ख़त्म हो जाएगा। और अब क्या होगा कि ये जी लाइंस दोनों पास आ जाएंगी और जो ये थिन फिलामेंट्स है ये स्लाइड ओवर कर जाएगा थिक फिलामेंट के ऊपर, और इसकी अटैचमेंट हो जाएगी यहाँ पे थिक और थिन फिलामेंट्स की, इस तरह से। तो इसका प्रोसीजर हम पूरा डिटेल में देखेंगे कैसे ये थिक और थिन फिलामेंट्स की जो है ना आपस में अटैचमेंट होती है, क्योंकि हमने पहले स्ट्रक्चर पढ़ा था कि जो थिक फिलामेंट है इसके ऊपर ग्लोबुलर हेड लगे हुए होते हैं, या फिर क्रॉस ब्रिजेस का हमने उनको नाम दिया था। तो वो क्रॉस ब्रिजेस अपनी जगह किस तरह बनाते हैं, या किस तरह से एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो अपने ऊपर जगह बनाती हैं कि उसके ऊपर क्रॉस ब्रिज आके अटैच हो जाए और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो सके। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू है कि क्या होगा इसमें। आई बैंड्स क्लोज हो जाएंगे, जी लाइंस क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि आई बैंड को ही ट्रांजेक्ट करी थी जी लाइन, और जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं वो तो रहेंगी, लेकिन एम लाइन और एच जोन जो है वो ख़त्म हो जाएगा जब कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा। और ये सारा कुछ हो किस तरह से रहा है, कैसे ट्रिगर होता है और उसके बाद कैसे आगे प्रोसेसिंग होती है, उसको हम देखते हैं। एक्चुअली इसमें कैल्शियम आयंस अटैच होते हैं और एटीपी इन्वॉल्व होती है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी नर्व इम्पल्स या फिर मोटर न्यूरॉन, अगर अब मैंने अपना बाजू जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, यानी मैं उसे सीधा और इस तरह ऊपर को उठा रही हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स पोजीशन में आ रहे हैं मेरे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। तो ये किस तरह से होगा कि मेरे मसल्स को क्या मिल रही है, नर्व इम्पल्स जो है उसे सिग्नलिंग देगी, और वो सिग्नल कहाँ जाएगा, मेरे ब्रेन से सिग्नल आया नर्व इम्पल्स के थ्रू, या मोटर न्यूरॉन उसको लेके आएंगे, और वो कहाँ पे जाएगा, अपनी इफ़ेक्टर साइट पे जाएगा, जहाँ से जो इफ़ेक्टर है वो क्या होगा, मसल है, वो इस सिग्नल को कैच कर लेगा। सिग्नल कैच किस तरह होता है, यहाँ पे न्यूरल ट्रांसमीटर्स होते हैं कुछ, जिसमें एसिटाइल कोलिन होता है जैसा कि, तो वो अपना सिग्नल मसल पे आके जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा, और जहाँ पे न्यूरॉन और उसके बाद फिर ये मसल का एक, जहाँ पे इनकी आपस में कोलैप्स हो रहे हैं ये, या फिर जहाँ ये इसको सिग्नल दे रहा है और इनकी अटैचमेंट हो रही है, उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे नाम दिया गया है, डायग्राम में लेबल किया है मैंने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना, इसके बाद यहाँ से इस न्यूरॉन ने अपना सिग्नल किस तरह से एसिटाइल कोलिन के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र किया मसल को। अब मसल से वो सिग्नल कहाँ पे आएगा, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है कि जो मसल सेल्स होते हैं ना, इसमें होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हमने सार्कोप्लाज्म किसको कहा था, जो इसका वो होता है साइटोप्लाज्म की तरह जो मटेरियल प्रेजेंट है, जो फ्लूइड मौजूद है इसके सेल्स के अंदर, जो किसके अंदर, मसल फाइबर के अंदर। तो वहाँ पे सार्कोप्लाज्म यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरह सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मौजूद है। लेकिन यहाँ पे क्या हम कहेंगे कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ना, ये जस्ट मसल सेल्स के अंदर होता है, लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो सारे सेल्स में मौजूद होता है, जितने भी सेल्स होते हैं उनमें, यूकेरियोट्स के। तो अब यहाँ पे ये भी ट्यूबुलर सिस्टम है। अब इसके अंदर सिग्नल आया, इसने क्या किया कि यहाँ से
जो है वो ट्रांसफ़र किए। इसके अंदर बेसिकली स्टोर होते हैं क्या, कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस ही जो है वो फिर आगे इनके स्ट्रक्चरल चेंजेस करवा के और फिर ये कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ से कैल्शियम आयंस जो स्टोर्ड हुए हुए हैं वो रिलीज़ आउट होंगे और किधर जाएंगे, थिन फिलामेंट के पास जाएंगे। थिन फिलामेंट के ऊपर जाके क्या है, वो 3 प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है थिन फिलामेंट। उसमें बेसिकली मेन कौन कौन सी है, मेन प्रोटीन उसमें होती है एक्टिन फिलामेंट, जो आपको यहाँ पे ये ग्रीन से नज़र आ रही है, ये है एक्टिन फिलामेंट। जो ये धागे नुमा सा नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, ये है ट्रोपोमायोसिन, जिसने एक्टिन को अपने ऊपर अटैच किया हुआ है। और यहाँ पे ये ब्लू ब्लू डॉटेड से आपको कुछ नज़र आ रही हैं, ये है ट्रोपोनिन। और बेसिकली ट्रोपोनिन ही जो है जो काम करना है वो इसने आके, कैल्शियम आयन ने इसके ऊपर ही करना है। कि क्या करेगा कैल्शियम आयन आके, कैल्शियम आयन यहाँ से अब मूव ऑन करेगा, वहाँ पे कैल्शियम की अगर एक्सेस है उसने मूव करना है थिन फिलामेंट के पास। यहाँ आने के बाद कैल्शियम आयन ने क्या किया कि जो ये वाले ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं ना, इसके स्ट्रक्चर में चेंज कर देगा। यानी इसको थोड़ा सा यहाँ से अपनी जगह से खिसकाएगा। एक मॉलिक्यूल को 3 इकट्ठे लगे हुए हैं तो एक को हटा के, इसकी हमने पहले कैसे अरेंजमेंट बनाई हुई है, ऐसे लीनियर बनी हुई है, तो ये फिर ट्राइएड की फॉर्म में आ जाएगी। यानी ये इस तरह से अटैच हो जाएंगी एक दूसरे के साथ, यानी अपना स्ट्रक्चरल चेंज कर लेंगी। पहले लीनियर फॉर्म में थी तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये अब फिर इस तरह से इस वाली फॉर्म में आ जाएगा, चेंज हो जाएगा कैल्शियम आयन के बाइंड होने की वजह से। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि हम बिलफर्ज वो ऊपर वाला ही स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ नीचे बना के दिखाती हूँ। इस तरह से पहले वो ऐसे था, अब इस तरह आके लग गया है। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग साइट थी ना, जहाँ पे आके मायोसिन के हेड ने लगना है, या फिर ग्लोबुलर हेड जो क्रॉस ब्रिज जिसको हमने नाम दिया था, वो इसके साथ यहाँ पे आके अटैचमेंट अपनी कर लेगा और ये इस तरह से स्ट्रक्चरल चेंज होगा। और इसकी अटैचमेंट और इनकी मूवमेंट्स के लिए भी यहाँ पे क्या चाहिए, हमें ATP चाहिए। और वो ATP कहाँ से आती है, हमने बात की थी कि जो सार्कोप्लाज्म और वहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ें मौजूद थी, हमने सेल बनाया था और उसकी लेयर्स दिखाई थी, सार्कोलीमा और एंडोमाइसियम। फिर उसके बाद हमने मायोग्लोबिन अंदर दिखाई थी, न्यूक्लियस वगैरह हर चीज़ होती है एक सेल के अंदर। तो इसके अंदर क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया भी था, जो क्या कर रहा होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ATP बनाने में हेल्प करता है। और वो ATP कहाँ यूज़ होती है, वो ATP यहाँ यूज़ होती है कि यहाँ पे इसने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है और इसके बाद रिलैक्सेशन में भी इसी ATP का हाथ है कि दोबारा से ATP आएगी, उसने आके इस स्ट्रक्चर को वापस अपनी बैक पोजीशन पे लेके जाना है। कैल्शियम आयन जो है वो दोबारा से अपने बैग जाएंगे और सारा प्रोसेस रिवर्स होगा और फिर जो है वो रिलैक्सेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली थी इसके स्ट्रक्चर में, कि यहाँ बेसिकली चेंज आ रहा है इसके स्ट्रक्चर में, कैसे कैल्शियम आयन आके अटैच होते हैं, उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। और जो एक्टिव साइट्स होती हैं किसके लिए, जो बाइंडिंग के लिए मायोसिन फिलामेंट की, तो वो इसके ऊपर आके अटैच हो जाएंगी। जो छुपी हुई होती हैं वो ज़ाहिर हो जाती हैं, नुमायाँ हो जाती हैं, और उसके बाद फिर ये क्या करते हैं कि अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर देते हैं, किसका, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। तो जब तक ATP मिलती रहेगी तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही ATP की प्रोडक्शन ख़त्म होगी या फिर ATP बनना कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी या फिर इसे अप्रोप्रिएट लेवल नहीं मिलेगा एनर्जी का, तो क्या होगा कि बॉडी अपनी कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में ही रहेगी। हम जब ह्यूमन की डेथ होती है तो क्या होता है, बॉडी अकड़ जाती है। तो उस वक्त क्या हो रहा होता है कि उसके अंदर जो ATP की प्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि टोटली मैकेनिज़्म रुक गया है। एक तो कैल्शियम आयंस नहीं मिल रहे, ग्लूकोज नहीं मिल रही सेल्स को, ATP प्रोडक्शन नहीं हो रही। ऑब्वियसली ग्लूकोज किस लिए थी, ग्लूकोज से ही तो फर्दर आगे प्रोसेसिंग, जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, फिर आगे क्रेब्स साइकिल एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो वो उसमें क्या है, इस प्रोसेस में सब में ATP जनरेट हो रही होती है ना, तो वो ATP बनना बंद हो जाएगी जब सारा कुछ बॉडी में स्टॉप हो गया। तो इसलिए उस टर्म को जब हम कहते हैं रिगर मॉर्टिस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, और इसका जो जनरल एक ओवरव्यू है कि ये टॉपिक मतलब कहाँ से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कि वो इधर से था जहाँ से समझने वाली बात ज़्यादा है। तो आई होप सो यू गॉट इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।